बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो लेक्चर्स की एक सीरीज है वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट 100 स्पेसिफिक टॉपिक्स, उसके एक टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी सीरीज ऑफ डिस्कशन है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ के बारे में है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा है, हमने क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा है, हमने सिविल लॉ के बारे में पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहते हैं, इसे एडमिन लॉ भी कहते हैं, इसे पब्लिक लॉ भी कहते हैं। यू नो, गवर्नमेंट हैज three primary organs: legislature, judiciary, executive. And when we talk about admin law, it is primarily a law of executive branch of the government, whether political executive or bureaucratic executive. इससे पहले हमने एक लॉज की एक तरतीब के बारे में पढ़ा कि द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द सुपीरियर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद जो लेजिस्लेटिव लॉ है दैट represents different enactments। जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव लॉ है, वो भी प्रॉपर लॉ है, that is derived from the constitution. So the legislative law must reflect the spirit of the constitution. Constitutional law, लेजिस्लेटिव लॉ जो लेजिस्लेचर्स हैं वो इनेक्ट करती हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडमन लॉ। अब एडमन लॉ को हम डेलीगेटेड लॉ भी कह सकते हैं उस लिहाज से कि एडमन लॉ एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में उनके एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को लेके, उनके ऑपरेशंस को लेके और जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑपरेशंस को लेके जो लॉज इम्प्लीमेंटिंग नेचर में बनाए जाते हैं उन्हें हम एग्जेक्टिव लॉ, एडमिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कह सकते हैं। तो प्राइमरीली द लॉज बिलोंग टू द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा आपने इस कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्सेप्ट को आपने इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज प्राइमरीली या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी जो दो पार्टीज हैं रियासत और अवाम, वो बुनियादी प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफाइन करती हैं। उसमें जो ऑफिस हैं उसके बारे में बात की जाएगी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाएगी, रियासत के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जाएगी। जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रियासत की पावर्स हैं उनको लेजिस्लेट करेगा, वो भी प्राइमरीली पब्लिक इंटरेस्ट में की जानी चाहिए। व्हेन यू टॉक ऑफ एग्जेक्टिव लॉ और द एडमिन लॉ, ये बुनियादी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो लेजिस्लेटिव लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो एफिशिएंटली काम करें, उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसमें सर्टन प्रोटेक्शंस हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पब्लिक इंटरेस्ट विच मोर देन ऑफर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू लेजिस्लेशन और द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सेफगार्ड कर दिया जाए। लाइक एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अब्यूज as far as only legislation is concerned, I'm not talking about the implementation, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा, रेगुलेटरी लॉ के तौर पे जब एडमिन लॉ आएगा तो वो और तरीके से काम करेगा। कमिंग बैक टू द एडमिन लॉ, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जब हम एडमिन लॉ की बात करेंगे ये एक डेलीगेटेड लॉ होगा, ये एक एग्जेक्टिव का लॉ होगा, और जितने भी इदारे हैं इम्प्लीमेंटेशन के विच आर ड्रिवन फ्रॉम एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, उनका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऑपरेशंस के लिहाज से, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से या दूसरे लिहाज से। कल हमने बात की क्रिमिनल लॉ की। तो क्रिमिनल लॉ की जब हमने बात की तो हमने कहा कि क्रिमिनल लॉ को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो किधर से है? द सोसाइटी से। अ करप्ट सोसाइटी कैन नॉट develop a sustainable, efficient and honest criminal justice system. When we talk about administrative law, admin law, public law, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है वो कौन सा है? वो ब्यूरोक्रेसी है, वो एग्जेक्टिव है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है और ब्यूरोक्रेसी है। एडमिन लॉ की जब हम अब डिटेल में बात करेंगे तो
वी वुड बी सेइंग कि जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पाकिस्तान में चैलेंज आता है वो एग्जेक्टिव की जानिब से आता है। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ को सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से आता है? जुडिशरी से आता है, कि उसमें जुडिशियल इंटरेस्ट भी हैं, उसमें बार के इंटरेस्ट भी हैं और उसमें सोसाइटी इंटरेस्ट भी है। और जब हम एडमन लॉ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डेलीगेटेड लॉ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीइंग डेलीगेटेड लॉ, ये लेजिस्लेशन भी इसको रेगुलेट करेगी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी रेगुलेट करेगा। तो इन अ वे इसका जो वन ऑफ द सोर्सेज है, अब एडमिन लॉ के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं, आप पाकिस्तान में तालिब इल्म है, या अगर आप पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझना चाहते हैं, तो जस्ट टेक एन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, क्लाइमेट की मिनिस्ट्री देख लें, टेक एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑपरेशंस को जो लॉज रेगुलेट कर रहे हैं अंदर प्राइमरी लॉ, द लॉ ऑफ लेजिस्लेशन, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर आएंगे। तो जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डज इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डज इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन, क्योंकि एग्जेक्टिव लॉ जो है वो एग्जेक्टिव ही उसको प्राइमरीली प्रिपेयर करती है, तो इसलिए एग्जेक्टिव का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें जितने भी एसआरओज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के दूसरे एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर्स हैं। अब प्राइमरीली हम जानते हैं कि जो एग्जेक्टिव लॉ है या जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है वो लॉ मेकिंग नहीं है। लॉ मेकिंग इदारा कौन सा? लेजिस्लेचर। तो एक ऐसा लॉ जिसको लेजिस्लेचर लेजिस्लेट नहीं करेगी, तो क्या हम उसे लॉ कह सकते हैं? देर आर सो मैनी जजमेंट्स इन पाकिस्तान के द लॉ इज लेजिस्लेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो एग्जेक्टिव लॉ है दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लॉ, एज अ प्योर लॉ। लेकिन जाहिर है हमने इसको देखना है, इफेक्टिवनेस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में वो एग्जेक्टिव लॉ ही है, एडमन लॉ भी है। आप एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट में चले जाएं, एंटी करप्शन रूल्स होंगे। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाएं, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज होंगी, एग्रीकल्चरल जो डिफरेंट उसके आगे एक्सटेंशन के या सर्विसेज के फील्ड्स हैं उनके अपने रूल्स होंगे। रूल्स रूल्स रूल्स, व्हेन वी टॉक ऑफ रूल्स, जब आप रूल्स की बात करेंगे यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जेक्टिव लॉ है, एडमिन लॉ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ है, इट डील्स एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स होंगे तो जो होल सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट हिंजेस ऑन द लॉ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लाइक एनी लॉ, it it must correspond to the spirit of legislation and the constitution. अब इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? इसका जो फंडामेंटल सोर्स है वो लेजिस्लेशन है। जितने भी एडमिन लॉज हैं वो लेजिस्लेशन से ड्राइव होते हैं। इसके अलावा जुडिशियल जजमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट्स के तौर पे आती हैं जब कोई लॉ पॉइंट सेटल हो। एग्जेक्टिव भी इसका प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि दिस इज द एग्जेक्टिव, दिस इज द पॉलिटिकल ब्रांच ऑफ द एग्जेक्टिव दैट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल टू मेक एडमिन लॉज। अब थोड़ी सी हम बहस कर रहे हैं, हम इसको अब थोड़ा क्रिटिकली भी देखेंगे तो यू विल बी सेइंग कि who is behind this admin law? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी सेइंग द सिविल सर्विसेज, द ब्यूरोक्रेसी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट का साइज देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साइज देखें, या किसी भी गवर्नमेंट का साइज देखें, तो दिस इज द डिपार्टमेंट दैट मेक्स एडमिन लॉ। वो रूल्स बनाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाते हैं, एसआरओज बनाते हैं। क्योंकि एग्जेक्टिव अनलाइक जुडिशरी, अनलाइक लेजिस्लेचर, समरी ट्रायल पे, समरी प्रोसीडिंग्स पे, फास्ट पेस पे काम करती है। तो इसलिए जो एडमिन लॉ है दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेशन और द प्रोसीजर्स ऑफ जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अब हम इसकी डिटेल में बात करते रहेंगे। लॉ के बारे हमने, एडमिन लॉ के बारे में हमने थोड़ा देखा कि इसके सोर्सेज में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्रेसिडेंट्स भी हैं, एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन के ऑर्डर्स भी हैं, इसमें और भी चीजें शामिल हैं। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखना है कि ये किस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। रूल्स हैं, एसआरओज हैं, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, स्टैंडिंग्स हैं, डायरेक्शंस हैं। ये अक्सर हम लफ्ज यूज करते हैं, एसओपीज हैं, समरीज हैं, पॉलिसीज हैं।
ये अक्सर नोटिफिकेशंस हैं। दीज आर दोज थिंग्स विच कॉमनली वी यूज के नोटिफिकेशन हुआ है, इज इट नोटिफाइड, रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, एसओपीज क्या है, इसकी रेगुलेशंस क्या है, इसकी स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है। ये आप अक्सर जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका हो, इवन यू इफ यू आर अ स्टूडेंट इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो ये टर्म्स आप सुनते रहते हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं प्राइमरीली जो है वो लेजिस्लेशन से ड्राइव होती हैं। उस लिहाज से हम इसको देखते रहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कि जो एडमिन लॉ है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। जब हम एडमिन लॉ की बात करते हैं तो जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइमरीली कौन सी होगी। अगर आप को हमने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ा था पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरीली क्या होगी। हमने सब्जेक्ट्स या जो पावर्स हैं उनको डिफाइन किया है। हमने सब्जेक्ट्स और पावर्स को डिफाइन किया है स्केड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम इसको स्केड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो व्हाट वुड वी बी सीइंग, हम ये उसमें देखेंगे कि फेडरल पावर्स हैं, प्रोविंशियल पावर्स हैं, और जो उन पावर्स को हम क्या कह सकते हैं, उन पावर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम एग्जेक्टिव के पास आते हैं तो दैट इज प्राइमरीली द इम्प्लीमेंटिंग। जी, स्केड्यूल 4 का हमने हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। स्केड्यूल 4 में हमने देखा है कि पावर्स डिफाइन है, वो फिर लेजिस्लेट होती हैं, और जब वो फिर लेजिस्लेट होती हैं तो फिर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो। अच्छा, अब हम थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं। वो एक हम देखा है कि जी लेजिस्लेशंस होंगी, लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन होगी, और इम्प्लीमेंटेशन में हमारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, अटैच डिपार्टमेंट्स बनेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स बनेंगे। एंड व्हाट वुड दे बी डूइंग, दे वुड बी इम्प्लीमेंटिंग दो सब्सटेंटिव लॉ। तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन का लॉ भी कह सकते हैं। अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्ज करें कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक असाइनमेंट देता हूँ, एक एक्टिविटी देता हूँ कि यू आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब उसमें आपने एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आनी है। अब एग्रीकल्चर पॉलिसी का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारी गंदम की काश्त है उसको हमने स्ट्रक्चरलाइज तरीके से बेहतर करना है। हमने एरियाज डिफाइन करने हैं कि यहाँ पे गंदम की काश्त होगी, फिर हम उसके साथ ये भी लगाते हैं कि किसानों को हमने कौन सा पैकेज देना है। हमने ये भी इंश्योर करना है कि उनको बीज कैसे फ्राहम करना है, उनको खाद कैसे फ्राहम करनी है, उनको पानी कैसे फ्राहम करना है, फिर गंदम के बाद उसकी जो मार्केटिंग है वो हमने कैसे करनी है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पूरे एक पॉलिसी बनाते हैं विद दिस एम। उसमें हमारा एम क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है एक एकड़ के लिहाज से हमारी पैदावार बेहतर हो, किसान को अच्छा मुआवजा मिले, उसमें जो इंटरमीडियरीज हैं, जो थर्ड पर्सनस हैं जिनको हम आड़त का निज़ाम कहते हैं, उसको खत्म किया जाए ताकि किसान खुशहाल हो। तो जब हम ये पॉलिसी बनाएंगे तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखेंगे कि लेजिस्लेशन इसके ऊपर है या नहीं है। इफ देयर इज अ लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन में सर्टन प्रिंसिपल्स होंगे। उन प्रिंसिपल्स के तहत हम जो है फिर वो अपनी एक रेगुलेटरी पॉलिसी बनाएंगे, जिसे हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डीड कहेंगे। अब अगर हमने वो बनाना है तो हमारे जेहन में क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जब वो पॉलिसी बनेगी तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें सर्टन इंटरेस्ट आ जाएंगे। इफ यू टॉक पाकिस्तान, वैसे उसका एक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, कि जो प्रोडक्टिविटी है वो फसल की बढ़ाई जाए, और जो किसान है उसको उसकी मेहनत का मुआवजा मिले। लेकिन अब उसमें सर्टन इंटरेस्ट आ जाएंगे, उसमें ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो तीन चार इकोनॉमी के इंटरेस्ट, दूसरे इंटरेस्ट मिलके उस पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होंगे। क्योंकि देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज अ लेजिस्लेशन, वो तो सर्टन प्रिंसिपल्स बयान कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म्स हैं वो रूल्स के जरिए बनते हैं, पॉलिसीज के जरिए बनते हैं। तो अगर फर्ज करें कि हम एक अच्छी पॉलिसी बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, इसमें हमारे अगर कैपेसिटी के क्राइसिस हैं तो वो जाहिर है कैपेसिटी के क्राइसिस आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ले लेते हैं, कंसल्टेंसी हो जाती है इंटरनल एक्सटर्नल, यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी गुड पॉलिसी। अब वो पॉलिसी किस में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हो रही है, एडमिन लॉ में हो रही है।
बट यू वुड बी सेइंग कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स उस तरह नहीं है, उसकी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। जब ये आप पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो देयर वुड बी सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस देयर। फिर कैपेसिटी के भी चैलेंजेस हैं। उस पॉलिसी में आप ये लिखते हैं कि अच्छा एचआर होगा, अच्छी मशीनरी होगी, अच्छी टेक्निकल स्किल्स होंगी, तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे आपके डिपार्टमेंट्स में भी वो स्किल्स नहीं है, फार्मर्स के साथ भी स्किल्स नहीं है, वट एवर यू डिवाइज इन योर पॉलिसी। अब जैसे भी आप एक पॉलिसी बनाएंगे तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज, जब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, उसको सबसे पहला चैलेंज जुडिशरी की तरफ से आ सकता है, जुडिशल की तरफ से। फर्ज करें कि आप ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आप उसको अदालत में लेके जा सकते हैं। तो पहली जो जुडिशियल रेमेडी आ सकती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, दुनिया में पॉजिटिवली आती है, हमारे यहाँ वो इट इज अ मिक्स बैग, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव। रूडा की अगर आप लाहौर में बात करें, मैं समझता हूँ कि रूडा लाहौर में नहीं होना चाहिए। रूडा इज अ प्रोजेक्ट जो जो रावी का दरिया है उसके किनारे 40 किलोमीटर्स का है। अब जो एक लाहौर जिसमें पानी की कमी है और दरिया जो रावी है उसे हम दरिया नहीं कह सकते, तो उसके इर्द गिर्द अगर आप 40 किलोमीटर्स का एक शहर आबाद करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा लाहौर को मैनेज करना। इसके ऊपर व्हाट आई वुड बी सजेस्टिंग कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन लाहौर, वो जो 40 किलोमीटर का है वो हम कहीं और लेके जा सकते हैं, उसको कैपिटल भी बना सकते हैं। दुनिया में आपने देखा हुआ है कि जब शहर बहुत बड़े हो जाते हैं तो कैपिटल सिटीज वो नहीं रहते, कैपिटल सिटीज चेंज हो जाते हैं। अब लाहौर में कोर्ट्स में वो भी वो केस गया और जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो उसको लेके गए। अब जो रूडा के ऊपर प्राइमरी इंटरेस्ट किसका है? प्राइमरी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स का है। अब वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लेजिस्लेटर्स भी हैं। पाकिस्तान में सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, प्रॉपर्टी टाइकून्स जो हैं, वो लेजिस्लेचर पे डायरेक्ट उनकी पार्टिसिपेशन भी है और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। कोर्ट में गया, इन्वायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर दिया गया, फिर अपील में उसको ज़ाहिर है बहाल कर दिया गया। तो इस तरह की जब पॉलिसीज बनती हैं, अगर आप रूडा को स्टडी करें, आप इस तरह एग्रीकल्चर पॉलिसी को देखें, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को देखें, हेल्थ पॉलिसीज को देखें, तो यू वुड बी सेइंग कि पब्लिक इंटरेस्ट और जो ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो आपको खड़ा, एक एक तरफ खड़ा होगा, एक दूसरी तरफ खड़ा होगा। तो देन अगेन देन अगेन जो हमने पहले क्रिमिनल और सिविल लॉ के बारे में बात की, देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंड देन देयर इज अनदर इंटरेस्ट, the interest of those people who are at the helm of the affairs। तो इस लिहाज से जब हम पब्लिक लॉ की बात करते हैं, इसकी इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो पब्लिक लॉ में बहुत सी जो पॉलिसीज हैं, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं ऑपरेशंस की, या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ जो दूसरा इंटरेस्ट है उसको भी गार्ड किया गया है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में हो। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसीज बनती है उसमें सबसे पहले, क्योंकि ब्रोक्रेसी ने वो पॉलिसी बनानी है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने उसको, कैबिनेट ने उसको अप्रूव करना है। अनलाइक लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन में क्योंकि लेजिस्लेचर का एक बड़ा, उसे क्या कहते हैं, फोरम होता है, उस पे उसमें फिर भी ज़ाहिर है बहस हो सकती है। लेजिस्लेशन की क्वालिटी पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ लॉ। अब जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लाजमी काट किया जाता है। अगर आप एचआर की पॉलिसीज देख लें, अब जितने भी ये, इफ यू टॉक SNGAD, अगर आप सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बात करें, तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हाउसेज, पर्क्स, प्रिविलेजेस, क्लब्स, ये जितने भी पॉलिसीज हैं बुनियादी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, एडमिन पॉलिसीज हैं, दीज प्राइमरीली सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। फिर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की भी होती हैं। देन अगेन we have talked in detail about different things, now we are going to talk practically, the public interest is not served। फर्ज करें अगर पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट भी हो जाए तो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी अर्ज करूंगा कि देर आर सो मैनी, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ
पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस। जाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर फंक्शन होना है। आप ये देखते होंगे कि एक पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, एक पॉलिसी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे एक एक पॉलिटिकल विल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो इट मीन्स कि सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी है या प्रेफरेंसेस हैं या जो मेरिट है, उसके भी सीरियस इश्यूज हैं। तो कमिंग बैक टू एडमन लॉ, अब एडमन लॉ में आप ये देख रहे हैं कि एडमन लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू लेजिस्लेशन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आसानी से की जा सकती है। उसके अलावा ये आसानी से तब्दील हो सकती है, आसानी से सस्टेन हो सकती है, इसको इम्प्रूव करवाया जा सकता है, क्योंकि एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन जो है, अनलाइक लेजिस्लेशन, इसको बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। कैबिनेट इसको जब चाहे चेंज कर दे, अमेंड कर दे, बदल दे। तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम डिटरमिन करते हैं कि जो एडमन लॉ है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एडमन लॉ बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट देन अगेन, पाकिस्तान में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी या इवन डिस्क्रेशन की बात करें, एडमन लॉ में जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उसके नेगेटिवली अगर हम उससे बात करनी हो तो हम उसे डिस्क्रेशन कहेंगे, डिस्क्रेशन ऑफ द एग्जेक्टिव। उसमें सेक्रेटरी की हद तक भी बहुत पावर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी की हद तक भी बहुत पावर्स हैं, फिर जो कैबिनेट है उसकी हद तक, तो वो अल्टीमेट उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है एग्जेक्टिव लॉ की, एडमन लॉ की। वो रूल्स रेगुलेशन जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पे चेंज होना है, ऑपरेशन ने चेंज होना है, वेदर के लिहाज से ऑपरेशन ने चेंज होना है, प्रोडक्टिविटी ने चेंज होना है, एचआर के मुतलका जो लॉज हैं उन्होंने चेंज होना है। सो वंस अगेन, व्हाट आई विल बी ट्राइंग टू से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एडमन लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल। एडमन लॉ जब आपने बनाना है तो उसका जो पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन है या उसके ऊपर जो पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मस्ट बी सर्व। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक रूल्स, वी आर गोइंग टू मेक पॉलिसीज, वी आर गोइंग टू मेक अदर फॉर्म्स ऑफ एडमन लॉ। तो एडमन लॉ इज अ रिकरिंग प्रोसेस। आप हर वक्त लॉज बनाते रहेंगे, मेंट करते रहेंगे, नई पॉलिसीज आती रहेंगी। अगर आप ये पूरी तरतीब देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, फिर डिपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट उनको देख लें, तो इनकंसिस्टेंसी होती है बहुत ज्यादा। अब कैपेसिटी क्राइसिस यहाँ से शुरू हो जाता है कि इंटेंटफुल या बगैर किसी इंटेंशन के जब बनती है, कि अगर आप पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एज ए लॉ स्टूडेंट, इफ आई चैलेंज दैम टू द कोर्ट ऑफ द लॉ, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि ये कहना कि ये जो पॉलिसी है दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ द लेजिस्लेशन, और दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इन्वायरमेंट के भी बहुत सारे इनेक्टमेंट है, फिर दूसरे इनेक्टमेंट्स भी हैं जो कि हमारा एक पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करती है। तो टू बिगिन विद, एडमन एडमन लॉ मस्ट बी competent इनफ कि उसको जब एक जुडिशियल चैलेंज आए पहला, जाहिर है अगर 199 के तहत जुडिशियल रिव्यू है जिसमें 5 तरह की रिट्स हैं, आपको पता है, बियस कॉर्पस है, उसमें मैंडामस है, कोवारंटो है, सेशरी है, प्रोहिबिशन है, कि कोई भी एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन जो है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। इसके पीछे बुनियादी पर्पस ये है कि जो एब्यूज ऑफ एग्जेक्टिव पावर है अगेंस्ट द पीपल, उसको जुडिशरी जो है ओवरव्यू करे। अब ये अलहदा बात है, क्या जुडिशरी जो है पाकिस्तान में वो पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड कर पाई है, गार्ड कर सकती है? क्या एग्जेक्टिव जो है वो हर वक्त एब्यूज ऑफ पावर करती है? अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये मेरी एक सब्जेक्टिव राय है, व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स, के इंटेंट जो है, इंटेंशन जो है पाकिस्तान में एग्जेक्टिव की, वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा जो एडमन लॉ है उसकी एटलीस्ट मेरे ख्याल में 2/3 जो एडमन लॉ है दैट नीड्स चेंज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। और जब भी आपने लॉ की बात करनी है, लॉ के ऑपरेशन की बात करनी है, या आपने उसकी एक स्कीम ऑफ लॉ बनानी है, तो उसमें यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू है कि उसका सोसाइटी में क्या असर होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या असर होगा, उसका रियासती इदारों में क्या असर होगा,
और एट द एंड ऑफ द डे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी एडमन लॉ है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजिस्लेशन है वो किस तरीके से पूरे होंगे। एडमन लॉ में मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जुडिशियल जो स्क्रूटनी है वो भी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी को थोड़ा सा चैलेंज करने की जरूरत है। अब जाहिर है अगर एक आप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जब एग्जेक्टिव लॉ बनता है तो आप उससे अगर एग्रीड नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेजिस्लेशन के खिलाफ है, या उसमें एब्यूज ऑफ पावर होने की ज्यादा चांसेस हैं, तो विल बी थिंकिंग इट शुड बी चैलेंज इन जुडिशरी। पाकिस्तान में जितनी भी एडमन लॉ चैलेंज होता है 199 के तहत या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत मुश्किल होता है एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के लिए कि उसको कानून के मुताबिक सस्टेन करो। तो इट मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं, देयर इज अ कैपेसिटी क्राइसिस। जो हमने अक्रॉस बात की कि जो हमारा फंडामेंटल इशू है वो कैपेसिटी क्राइसिस का है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब हमारी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो उसको कतई तौर पे उसके ऊपर इतनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं होती, उसके पीछे इतना विजडम नहीं आता, एंड वी डोंट आइडेंटिफाई द विजडम बिहाइंड द लेजिस्लेशन। हम उसको बना देते हैं और कोशिश यही होती है कि वो कोर्ट्स में चैलेंज ना हो। अगर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं होगा तो वो चलता रहेगा, अगर कोर्ट्स में चैलेंज होगा तो वो हो जाएगा। इसमें एक्सेसेस दोनों तरफ से हैं। बाज़ का एडमन लॉ बहुत अच्छा है, जाहिर है एडमन लॉ का एक टाइम पीरियड है सर, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, प्रोजेक्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, आप उसको जो मर्जी कह लें। वो जो एक डिफरेंट उसका प्रोसेस है, जब हम उस डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाए या उसके ऊपर इंजक्शंस आ जाएं या जुडिशियल उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएं तो जो पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जाहिर है उसमें प्रोडक्टिविटी है, जो भी आप उसमें कह सकते हैं। अब एडमिन लॉ को हम थोड़ा सा इस लिहाज से करेंगे कि जब हम एडमिन लॉ की बात करते हैं तो इसके पर्पसेस क्या है। ये एक लीगल प्रोसेस है, तो एक सबसे पहला जो पर्पस है फंक्शनैलिटी है, कि अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या जो लोकल बॉडीज के, लोकल अथॉरिटी के या किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव हैं वो जरूर पढ़ें। जब आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो फिर यू विल बी नोइंग कि इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनकी जो मेन परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, दैट जो कि रहना भी डोमेन एग्जेक्टिव की डोमेन में है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज चीज हो गई। तो फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द प्राइमरी कॉज, प्राइमरी रीजन ऑफ एडमिन लॉ। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब एडमिन लॉ होगा तो उसमें ज़ाहिर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, डिस्क्रेशन भी होगी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंटली देखना है कि एब्यूज ऑफ पावर, क्योंकि लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव लॉ के दरमियान बहुत से गैप्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, इस तरह लेजिस्लेशन में उससे थोड़ा बढ़ के बेहतर प्रिंसिपल्स होते हैं, बट द स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफाइन एडमिन लॉ में किए जाते हैं। अब कोई भी इनेक्टमेंट देख लें, उसमें सर्टन प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। उसमें फर्स्ट करेंगे, अगर एक डेप्टी मतलब एक डायरेक्टर जनरल का ऑफिस बनना है तो यही प्रोविजन होगी कि दिस लॉ will give the legal competence to the department to establish an office of director general। अब जो डायरेक्टर जनरल है फिर वो बाद में जब लॉ बनेगा उसके नीचे एग्जेक्टिव, उसमें डायरेक्टर जनरल की पावर्स, डायरेक्टर्स की पावर्स, ऑपरेशंस की पावर्स, तो पूरी एक पॉलिसी और पूरी एक चीज बनेगी। इसमें फिर इंपॉर्टेंटली ये भी देखना है कि उसमें जो लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट है वो आ रही है, और उससे बढ़ के जो इम्प्लीमेंटेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी एग्जीक्यूशन के स्ट्रक्चर्स क्या एडमन लॉ के लिहाज से हम बना सकते हैं। इसलिए तो जो सिविल सर्विसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है कि दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू डिवाइज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमन लॉ, क्योंकि एडमन लॉ ने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं और जो एचआर के ऑपरेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना है फॉर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एडमन लॉ के पर्पसेस क्या होने चाहिए? सबसे पहला पर्पस ये है कि जो एडमन लॉ जो है वो लेजिस्लेशन की स्पिरिट जो है
वो इम्प्लीमेंट करने के काबिल है, उसका रिलेशन जुडिशरी के साथ क्या है। जब भी आपने पाकिस्तान में इंतजामिया को देखना है तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशरी है, क्योंकि देयर आर टू पार्ट्स विद जुडिशरी। आर्टिकल 199 जिसके तहत 5 रिट्स हैं, और आर्टिकल 184(3) हमें पब्लिक इंटरेस्ट में सब्जेक्ट टू 199 सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी फैसला कर सकती है। तो वेन एवर यू आर मेकिंग एडमन लॉ, मेक श्योर कि जब ये जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए जाएगा तो उस सूरत में क्या ये सस्टेन हो सकेगा फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू द लेजिस्लेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट। अच्छा, इसमें इसके ऊपर हम थोड़ी सी अब बहस करेंगे। आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम यू, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इसमें ब्रोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा है। व्हेन वी टॉक एडमन लॉ, पब्लिक लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द लॉ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द लॉ ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द लॉ ऑफ द डिफरेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसका जो मुहर्रक है, इसका जो एग्जीक्यूशनर है, इसका जो एक्सपाउंडर है, दैट इज ब्रोक्रेसी, दैट इज सिविल सर्विसेज। क्योंकि पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट मोड ऑफ ब्रोक्रेसी है, तो इट मीन के जो सेक्रेटरीज हैं वो आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। प्राइमरली अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस में जाएं और सेक्रेटरी की पावर देखें तो रूल्स मेकिंग उसकी पावर तो नहीं है, दैट इज प्राइमरी पावर ऑफ द कैबिनेट। लेकिन क्योंकि ब्रोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट, इज अ पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, एज ए परमानेंट एग्जेक्टिव और एज ए ब्रोक्रेटिव एग्जेक्टिव, तो वो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसको अच्छे तरीके से लीड कर सकती है। लीड हता के पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ने करना होता है, बट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ब्रोक्रेसी इज फार मोर देन दैट ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो जब पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की कैपेसिटी नहीं होती तो फिर जाहिर है उसका रिलायंस बढ़ जाता है किसी भी सूरत में। तो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, उसका रिलायंस जो है वो ब्रोक्रेटिक एग्जेक्टिव के ऊपर रहेगा। तो ब्रोक्रेसी का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उस पे हावी नजर, जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो उस लिहाज से ट्रांसलेट नहीं हो सकता। और उसको जुडिशरी, क्योंकि जो एडमन लॉ की आप कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स हैं आर्टिकल 212 के तहत, आप देखें जुडिशियल स्क्रूटनी है, फिर 199 के तहत जुडिशियल स्क्रूटनी है। बट दी प्रोसेस इज सो कम्बरसम कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंटरेस्ट है अभी तक पाकिस्तान में, उसमें जो ब्रोक्रेसी का इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। आप अभी देख रहे होंगे कि एक जीओआर बन रहा है, गाड़ियां फर्ज करें ब्रोक्रेसी ने खरीदनी हो तो वो एक एग्जेक्टिव लॉ के जरिए, एक समरी के जरिए एक गाड़ियां खरीदने की पॉलिसी बनेगी, वो मैटर ऑफ सेकंड्स में बन जाएगी, कैबिनेट के पास चली जाएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव भी कर देगी और कुछ ही टाइम में पैसा भी आ जाएगा, ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी, ब्रोक्रेसी की गाड़ियां आ जाएंगी, उनके घर बन जाएंगे, घर रेनोवेट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं डीएचए में बन रहा है, जीओआर बन रहा है, तो कोई मसला नहीं आया, किसी किस्म का लैंड भी हो गई, उसकी प्लानिंग भी होगी, वो बनना भी शुरू हो गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जिम खानास बनते हैं। तो जितना भी डेवलपमेंट का काम है, एग्जीक्यूशन का काम है, सर्विसेज का काम है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रोक्रेसी, तो जिसे हम रेड टेपिज्म कहते हैं वो इशू नहीं है। लेकिन अगर गली बननी हो, मोहल्ले में कोई काम होना हो, सड़क बननी हो पब्लिक इंटरेस्ट में, देयर आर सो मैनी इश्यूज। सर्विसेज सेक्टर में देख लें, क्योंकि जब प्राइमरी जो ऑपरेशन होते हैं वो सर्विसेज के होते हैं तो बड़े बड़े सीरियस इश्यूज रहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका जो विलन है वो ब्रोक्रेसी है, और उसको मैनेज करने के लिए जो जुडिशियल पावर्स दी गई हैं वो भी लोगों को रिलीफ देने के लिए काफी नहीं है। बल्कि 199 का जो मैंने देखा है कि वो भी असल में लॉयर्स के इंटरेस्ट में चला गया। हमारी सारी लिटिगेशन 199 के तहत होती है, और अगर वन फर्ज करेंगे अगर आर्टिकल 199 ना हो तो बार का बहुत बड़ा इंटरेस्ट डिस्टर्ब होगा, जो हमारे लॉयर्स हैं उनकी जो इनकम है उस पर सीरियस बहुत सीरियस इश्यूज आएंगे। तो देर आर सो मैनी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, तो उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है। एडमन लॉ एंड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि व्हेन वी टॉक ऑफ सोसाइटी, व्हेन वी टॉक ऑफ पीपल, तो दीज आर द पीपल दैट मस्ट बी विजिलेंट इनफ कि एनी फॉर्म ऑफ लॉ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो डायरेक्टली
उनके साथ रिलेट करता है, क्या वो उनके साथ काम करता है कि नहीं करता। आई थिंक पाकिस्तान में जितना भी एग्जेक्टिव लॉ है उसको पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। तो दिस इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें हमने देखा है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सिविल सर्विसेज है या जो दूसरा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके इंटरेस्ट क्या है, और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या इंटरेस्ट है। मैं जब फर्ज करें कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल लेते हैं, जो अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए सर्टन लॉज हैं कि आप जाएंगे, पर्ची किसको मिलेगी, दवाइयों को क्या हिसाब होगा, डॉक्टर कैसे चेक करेंगे, वो सर्टन एसओपीज बने होंगे, सर्टन रूल्स हैं, इंटरनल प्रोक्योरमेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके जो ऑपरेशंस की डिस्पेंसेशन तक है। अब उसमें भी देखें, यू विल बी सेइंग देयर आर टू पार्ट्स। उसमें डॉक्टर्स का इंटरेस्ट होगा, नर्सिस का होगा, पैरामेडिक्स का होगा, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरेस्ट होगा कि जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटल है वो कितनी उसकी ओपीडी में कितने लोगों को केटर करती है, आइस के वार्ड में कितनी करती है, दूसरे वार्ड में कितनी करती है, और प्राइमरली उसका मकसद तो सेहत, अच्छी सेहत देना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपने सपोजडली, इफ यू आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उधर एमएस हैं, तो व्हाट वुड यू बी डूइंग। जब आपकी कोशिश होगी कि जितनी आपकी डिस्क्रेशन है उसमें वो रूल्स, वो प्रोसीजर्स, वो एसओपीज या वो इन्फोर्सेबल रूल्स लगें जिनकी वजह से जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन आपने देखा है कि फिर हॉस्पिटल उसी में पॉलिटिकल ब्रीचेस भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक ब्रीचेस भी हैं, उसमें डॉक्टर्स के अपने इंटरेस्ट भी हैं, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट पीछे रह जाता है, लेकिन काम होता भी है। फिर उससे बढ़ के जब उसने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अटैच होना है, सेक्रेटरी हेल्थ के क्या है, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके इंटरेस्ट हैं। इस तरह जब एडमिन लॉ बनता है तो उसमें डेलीगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरी बात करने का मकसद था कि जो डेलीगेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेलीगेटेड, primarily it is an implementation law, so if it is in an implementation law it must have the principal ingredient of delegation, decentralization। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाते हुए प्राइमरीली अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके बीएचयू तक आ जाएं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आ जाएं, तो अगर एक डेलीगेटेड सिस्टम हो जहाँ पे पावर्स डेलीगेट की जाए, जहाँ पे एचआर की ट्रांसफर्स की हैं, ऑपरेशंस की हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, फाइनेंशियल स्पेंडिंग की इंडिपेंडेंस हो, लोकल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म हो, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सब इंटरेस्ट पूरे कर सकता है। जो एचआर है उसके जायज इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पूरा हो सकता है, सारे इंटरेस्ट पूरा हो सकते हैं, तो देयर कैन बी कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। तो देन अगेन अब देखिए आप कितनी ज्यादा अहमियत है। अब लेजिस्लेशन में तो एक प्राइमरी प्रिंसिपल्स आ सकते हैं ना कि हेल्थ के सिस्टम को ऐसे ठीक करना है। ऊपर ज़ाहिर फंडामेंटल राइट है हमारा हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक हमें सपोर्ट मिल गई, उसके नीचे हम जितनी मर्जी लेजिस्लेशन करें। अब लेजिस्लेशन के नीचे हमने उसका बहुत से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्पसेस हैं, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमन लॉ डेवलप करना है। और ये बड़े ही आसानी से एमएस की हद तक भी सर्टन डेलीगेट किया जा सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तमाम से कम एटलीस्ट एसओपीज तक, रेगुलेशन तक उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसलिए आई एम अ ग्रेट एडवोकेट कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी, ताकि जो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है और जो उसका अकाउंटेबिलिटी पार्ट है, दीज आर प्राइमरीली थ्री मेन पार्ट, इनको अच्छे तरीके से किया जा सके। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट हैं, वो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन सोर्स है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि ये एग्जेक्टिव लॉ है, इसमें फिर कहाँ पे सेमे तौर पे भी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन आपस में सॉरी, एग्जेक्टिव और जुडिशरी भी बात बात आपस में एक मिल के काम करते हैं, उसमें भी एग्जेक्टिव लॉ आ सकता है। एग्जेक्टिव लॉ इज प्राइमरली द लॉज रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड कंडक्ट ऑफ डिफरेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट पब्लिक बॉडीज। ये इसलिए भी बहुत अहम है एडमन लॉ के, द क्वालिटी ऑफ एडमन लॉ डिपेंड्स अपॉन
द क्वालिटी ऑफ गुड गवर्नेंस। जितना अच्छा एडमिन लॉ होगा उतनी अच्छी गुड गवर्नेंस होगी। तो एडमिन लॉ कौन सा अच्छा होता है? लाइक एनी अदर लॉ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। हमारे एडमिन लॉज बहुत मुश्किल है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। खास तौर पे जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल डेलीगेशन की बात करूंगा। आप अक्सर कहते हैं कि हमारे इदारे नहीं चलते। तो जब हम इदारों की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जब आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चॉक आउट करते हैं प्लान, इफ यू आर हैविंग योर ओन फर्म ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो आपके लिए आएगी वो फाइनेंशियल रेगुलेशन आएगी कि फाइनेंसिस पूरे हैं। फिर अगर आपके पास फाइनेंसिस हैं, उसकी तरतीब क्या होगी, डिवीजन कैसे होगी। और प्राइमरीली जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी पब्लिक फाइनेंसेस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कितना फ्लुएंट है। जब हम चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जरिए तो ऑपरेशंस रुक जाते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर वो रिग्रेसिव होगा कि फिर तो हमारे ऑपरेशंस रुक जाएंगे। अगर फर्ज करें कि एक हॉस्पिटल है, अगर वो 4,000 उसका उससे निकलता है, मतलब उसकी 4,000 की ओपीडी है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर वहां पे मरीज बहुत ज्यादा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये 5,000 तक ओपीडी हो। और ईच एंड एवरी पेशेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से चेक हो। हमारे रिसोर्सेज भी इधर उधर आए, हमारा पूरा वो दूसरे सिस्टम्स भी इधर आए, डॉक्टर्स का कंडक्ट भी बेहतर हो, हम ज्यादा डॉक्टर्स हायर भी कर सकते हैं, हम सोर्स आउट चीजें कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स हैं। सो दैट द एंड क्या है कि जो उधर मरीज हैं उनको अच्छे तरीके से देखा जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। वो जितने ज्यादा मरीजों को अच्छे तरीके से देखा जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रिजीम्स के तहत जो कि एग्जेक्टिव बनाएगा, और उसको डेलीगेटेड होना चाहिए। उनको हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे उसमें होगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि अब ये एक माइंड सेट है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो सेंट्रलाइज रखा जाए कि डीएचक्यू का निज़ाम भी उस पॉलिसी के तहत बनेगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की होगी। तो डेलीगेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अटैच डिपार्टमेंट्स के ऊपर, हम सोर्स आउट नहीं करते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो हमारी बहुत वीक है। तो इन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यू मेक दैट एडमिन लॉ, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना चाहिए कि वो एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, फ्लुएंट हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सिंप्लीफाई हो। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो डिपेंड करे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो, ना कि उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पसेस हैं वो अच्छे तरीके से ना हो सके।